नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम पूर्वी है। अब मैं उस मोड़ पर थी जहाँ लड़कियों के लिए रिश्ते आना बंद हो जाते हैं और बालों में चांदी उतरने लगती है। उसके बाद तो लोग औरत को बेकार समझने लगते हैं। मैं भी इसी उम्र में थी। अब मैं किसी भी रिश्ते को स्वीकार करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। मेरी माँ मेरे पास आई और बोली, बेटी, तुम्हारे लिए एक लड़के का रिश्ता आया है। वह उम्र में तुमसे सिर्फ 1 साल बड़ा है, लेकिन उसकी 3 बार तलाक हो चुकी है। उसकी 3 पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी हैं। माँ की बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मेरे लिए ऐसा रिश्ता लेकर आएंगी जिसकी 3 बार शादी हो चुकी हो और एक भी पत्नी उसके पास न रुकी हो। भला जिसकी 3 बार तलाक हो चुकी हो, वह किसी लड़की को खुश कैसे रख सकता है? उसे तो तलाक देने की आदत पड़ गई होगी। लेकिन फिर माँ ने अगले ही पल एक अजीब बात कही, तुम पूछोगी नहीं कि तलाक के पीछे क्या कारण थे? मैं कुछ नहीं बोली, बस अपनी माँ की तरफ देखने लगी। माँ ने खुद ही बताना शुरू किया, बेटा, वो लड़का अकेला है। उसके घर में न माँ है न बहन, बस एक बूढ़ा बाप है और उसकी उम्र 60 साल है। उस बेचारे ने हमेशा अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचा, लेकिन जब भी कोई लड़की उस घर में आती है और तलाक लेकर चली जाती है, तो उस बूढ़े पर तरस आता है। उस बेचारे की अब जिंदगी कितनी बची है? हर्षित अपनी माँ और बहनों को खोने के बाद अपने बाप के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। बस इसी वजह से जब उसकी पत्नियां उसके बाप पर इल्जाम लगाती हैं, तो वह उन्हें तलाक देकर घर से निकाल देता है। मैं तो कहती हूँ, अगर तुम उसके बाप को भी संभाल लो, उसकी सेवा करो, उसका दिल जीत लो, तो कभी कोई समस्या नहीं होगी। और वैसे भी तुम बहुत अच्छी हो। तुमने अपने पापा का भी कितना ख्याल रखा है। मुझे लगता है अगर तुम मेरे पापा को अपने बाप समान समझो और उनकी खूब सेवा करो, तो तुम एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजार सकती हो। वरना बेटी, अब तो तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं आता। माँ की बात ने मुझे चौंका दिया और साथ ही मायूस भी कर दिया। किसी का बाप इतनी सारी तलाकों की वजह कैसे बन सकता है? अगर यह इल्जाम सास पर होता तो शायद मैं मान भी लेती, लेकिन ससुर वाली बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा, शायद आजकल की लड़कियों में सहनशक्ति कम होती है। हो सकता है वे उस बेचारे बूढ़े अंकल को देखकर परेशान हो जाती होंगी। घर में उस बूढ़े के अलावा कोई और था भी तो नहीं। शायद छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता हो और बात तलाक तक पहुंच जाती हो। लेकिन मैं बात को जितना छोटा समझ रही थी, वह इतनी छोटी हरगिज नहीं थी। मुझे क्या पता था कि मैं आग के दरिया में छलांग लगाने जा रही हूँ, जिसमें मुझे अपने आप को भी बचाना होगा और अपने घर को भी। मेरी अभी तक शादी न होने के पीछे 2 कारण थे। एक तो हम लोग गरीब थे, भर भर के दहेज देकर लड़के वालों का मुंह बंद नहीं कर सकते थे। दूसरा, मैं मामूली शक्ल सूरत की लड़की थी। पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी। रंग सांवला था, लेकिन मेरे नैनंक्ष बहुत तीखे थे। बड़ी बड़ी आंखें, ऊंची लंबी नाक, लंबे काले बाल जो मेरी पर्सनालिटी को 4 चांद लगाते थे। लेकिन वही बात कि लड़की गोरी होनी चाहिए, बस इसी वजह से मेरे रिश्ते वाले इनकार कर जाते थे। खैर, मैंने अपने होने वाले पति से मिलने की इच्छा अपनी माँ के सामने जाहिर की। मैंने कहा, माँ, कम से कम एक बार लड़के से मिल तो लूं। मैं हर्षित से मिलने के बाद उसके व्यक्तित्व को परखना चाहती थी। आखिर पता तो चले कि वह अच्छा इंसान है या नहीं, कि मैं उसके साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ या नहीं। मेरी बात सुनकर माँ बोली, नहीं बेटी,
उसके बाप की यह आज्ञा नहीं है। वो अपने बेटे के बारे में बहुत संवेदनशील है। अगर तुझे लड़के से मिलना ही है तो कल हर्षित और उसका बाप दोनों हमारे घर आ रहे हैं। तुझे कोई बात करनी हो तो उसी वक्त कर लेना, लेकिन मैं तुझे यह इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी कि तू अकेले में लड़के से मिले। और भला मैं अपने मुंह से लड़के के बाप से कैसे कह दूं कि मेरी लड़की तुम्हारे बेटे से अकेले में मिलना चाहती है। यह बातें लड़कों को तो शोभा देती हैं, लेकिन लड़कियों को नहीं। माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ, लड़के लड़कियों में भेद पहले जमाने में किया जाता था। अब लड़का और लड़की बराबर के हकदार हैं। दोनों को अधिकार है कि वे अपने पसंद का जीवन साथी चुने। अगले ही दिन वे लोग हमारे घर शाम 5 बजे आ गए। मैं हर्षित के बाप को देखकर दंग रह गई। जिसे मेरी माँ ने 60 साल का बूढ़ा कहा था, वह तो 45 से 50 साल का हट्टा कट्टा आदमी लगता था। ऐसा लगता था कि बाप बेटा नहीं, दोनों छोटा और बड़ा भाई हैं। वह बूढ़ा आदमी, जो मुझे बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं लग रहा था, बहुत ही सतर्क नजरों से हमारे पूरे घर का जायजा लेने में लगा हुआ था। उसका बेटा कम और वह ज्यादा नजरें घुमा घुमा कर इधर उधर देख रहा था, जैसे कि रिश्ता उसी के साथ हो रहा हो। अब मैं तो कुछ ऐतराज नहीं कर सकती थी, वरना मेरी माँ कहती कि तुम्हें हर वक्त नखरे ही सूझते हैं। जाते जाते मेरे ससुर ने मेरी गोद में 500 रुपए रख दिए। मुझे उनकी यह हरकत बहुत अजीब लगी। मेरे होने वाले ससुर ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम हमारी बेटी हुई, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। मेरे बेटे को पत्नी की जरूरत है और मैं भी घर में अकेला बोर होता हूँ। वह आदमी बहुत ही सलीके से बात कर रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि कोई उनकी वजह से तलाक ले सकता है। वह भी एक ऐसे इंसान से जो देखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था और अमीर भी बहुत था। खैर, मैंने अपनी माँ से कह दिया, अगर उस बूढ़े ने मेरे साथ जरा भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूंगी। यह बात आप अपने दिमाग में बिठा लें। मेरी माँ बोली, तुम भी यह बात अपने दिमाग में बिठा लो कि अपने ससुर की इज्जत अपने बाप की तरह करनी है। आजकल की लड़कियों की तरह जुबान मत चलाना, जो बात बात पर नाराज हो जाती है बिना किसी ठोस वजह के। अगर तुम अपने ससुर से लड़ाई करोगी और घर छोड़कर यहाँ चली आई तो उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं की है। माँ की इस खतरनाक नसीहत को सुनकर मेरा दिल कांप गया। मैं खामोश हो गई। लेकिन अगले ही दिन मेरी दोस्त ने कुछ ऐसा बताया कि मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। काव्या बोली, मैं इन लोगों को जानती हूँ। इनके बारे में जो बातें मशहूर हैं वे अच्छी नहीं हैं। मैंने सुना है कि ये लोग फ्रॉड टाइप के हैं और लड़के का बाप तो बहुत ही अय्याश किस्म का है। मैंने काव्या से पूछा, तुमने उन लोगों को कब देखा? वह बोली, जब वे कल तुम्हारे घर से निकल रहे थे, मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजर रही थी। मैंने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि यह वही लड़का है जो अपनी 3 पत्नियों को तलाक दे चुका है। काव्या की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा होने वाला पति हर्षित अपनी 3 तलाकों की वजह से पहचाना जाता था। काव्या फिर बोली, मुझे तो यह भी पता है कि तुम्हारे होने वाले पति की तलाकें तुम्हारे ससुर की वजह से हुई हैं। मैं अंदर ही अंदर डर गई। मैंने काव्या से कहा, तुम्हें पता है कि मेरे होने वाले पति की 3 बार तलाक क्यों हो चुकी है? काव्या बोली, मैं पता करके बताऊंगी, लेकिन जरूर यह बूढ़ा ठरकी है। जरूर कुछ ऐसी गलत हरकतें करता होगा कि उसकी 3 बहुएं तलाक लेकर चली गईं। वरना तुम खुद सोचो, घर में सिर्फ यह बूढ़ा और उसका बेटा है। वह अपने बेटे की शादी करवाने में लगा हुआ है। हालांकि बूढ़ा तो लगता ही नहीं, खुद भी जवान लगता है। चाहे तो अपनी शादी भी कर सकता है। उसके भी तो कुछ अरमान होंगे।
काव्या की बात सुनकर मेरे दिमाग में नई उलझन पैदा हो गई। जरूर कुछ गड़बड़ है जिसे मेरी माँ मुझसे छुपा रही है, और मेरा होने वाला ससुर और मेरा होने वाला पति भी जरूर एक दूसरे से कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। मैंने यह बात अपनी माँ से कही तो वे बोली, भगवान से डरो पूर्वी, बुढ़ापा तुम पर भी आएगा, तुम्हारे माँ बाप पर भी आएगा। क्या तुम बुढ़ापे की वजह से किसी से नफरत करने लगोगी? हमारे जमाने में लड़कियां बहुत समझदार हुआ करती थी, लेकिन आजकल की लड़कियों के पास तो अक्ल ही नहीं है। छोटी सी बात पर अपना घर बिगाड़ लेती है। मेरी माँ ने काव्या को भी डांट दिया। जब माँ चली गई तो काव्या बोली, सुन पूर्वी, ऐसा कर, तू अपने होने वाले पति से ही बात क्यों नहीं कर लेती? सारी बातें शादी से पहले क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। कम से कम उससे पूछ तो कि उसकी 3 बार तलाक क्यों हो चुकी है। मैंने काव्या को बताया कि मेरी माँ ने साफ मना कर दिया है कि मैं शादी से पहले लड़के से नहीं मिल सकती। काव्या बोली, फिर ऐसा कर, शादी की पहली रात ही सब कुछ क्लियर कर लेना। पूरी जिंदगी तुझे उस लड़के के साथ गुजारनी है। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो सारे रिश्ते खत्म करके अपने घर चली आना। पूरी जिंदगी उस नर्क में जलने से अच्छा है कि थोड़ी सी बदनामी उठा ले। काव्या की बात सुनकर मुझे डर लगने लगा। अब तो मैं शादी के लिए भी मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि कार्ड भी छप चुके थे। वैसे तो बहुत सादगी से शादी होनी थी। माँ ने सिर्फ खास रिश्तेदारों को बुलाया था, लेकिन खबर तो फिर भी सबको हो गई थी कि पूर्वी की शादी हो रही है, और एक ऐसे इंसान से जो अपनी 3 पत्नियों को छोड़ चुका है, वह भी अपने बूढ़े बाप की वजह से। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर को बचाए रखना, मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना। मुझे इतनी सहन शक्ति देना कि मैं अपने पति का दिल जीत सकूं और मेरी तलाक न हो। मेरी शादी हो गई और मैं अपनी ससुराल चली आई। शादी की पहली रात जब हर्षित मेरे पास आए तो बोले, तुम्हें यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम इस घर की मालकिन हो। तुमसे पहले मैंने 3 लड़कियों को तलाक दिया है। यह बात तो तुम्हें जरूर पता होगी, लेकिन जिस कारण से मैंने उन 3 लड़कियों को तलाक दिया, मैं चाहूंगा कि तुम वह कारण पैदा न करो। उनकी बात सुनकर मैं डर गई और बोली, आखिर आपने उन 3 लड़कियों को तलाक क्यों दिया? मेरी बात सुनकर हर्षित के चेहरे पर दुख उभर आया। वे बोले, क्योंकि उन तीनों लड़कियों ने मेरे बाप के साथ। इसके आगे हर्षित कुछ बोल ही नहीं पाए। थोड़ी देर बाद बोले, छोड़ो इस बात को। मैंने कहा, लेकिन मुझे कम से कम बताइए तो कि आपकी तीनों पत्नियां आपको छोड़कर क्यों चली गईं? अगर मुझे पहले से सब पता होगा तो मैं सावधान रहूंगी और वह गलती नहीं करूंगी जो आपकी 3 पत्नियों ने की। मेरी बात सुनकर हर्षित बोले, हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन 3 दिन तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। 3 दिन तक मैं तुम्हारे तौर तरीके और तुम्हारा रहन सहन देखना चाहता हूँ। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको मुझसे शादी करने की कोई खुशी नहीं है? हर्षित बोले, देखो, एक बात हमेशा याद रखना, मुझे हर वक्त शिकवे करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो बहुत प्यार मोहब्बत से रहो। रोज रोज की झिकझिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और इंसान जिससे शादी करता है उससे मोहब्बत तो हो ही जाती है। मैं मोहब्बत पर विश्वास रखता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें पूरी इज्जत और मोहब्बत दूंगा, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, मेरे पापा पर किसी भी तरह का कोई इल्जाम मत लगाना। मेरे पापा पर उंगली उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। अब से पहले जो 3 लड़कियां मेरी जिंदगी से गई हैं, वे इसी वजह से गई।
क्योंकि उन्होंने मेरे पापा पर उंगली उठाई थी। हालांकि वे लड़कियां तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर थी। हर्षित की बात सुनकर मुझे कुछ बोला ही नहीं गया। मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला शादी की पहली रात ऐसी बातें कौन करता है? मेरे पति मेरे पास बैठे और बोले, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि होशियार रहना। मेरे पापा की इज्जत करना और उनके खिलाफ एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। तुमसे पहले अपनी तीनों पत्नियों को मैंने यह बात इतनी साफ तौर पर नहीं समझाई थी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत साफ तौर पर बता रहा हूँ कि मैं अपने पापा के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुनूंगा। आज तक मेरा घर नहीं बस पाया, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं बस अपने पापा को खुश रखना चाहता हूँ, और तुम भी मेरे पापा को खुश रखना। मेरे पापा बहुत सीधे साधे हैं। उनकी सेवा करोगी, उनके साथ अच्छे से रहोगी, तो वे तुम्हें बेटी की तरह रखेंगे। एक बात और याद रखना, मेरे पापा के पास इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है कि अगर तुम मेरे पापा को खुश रखोगी तो मेरे पापा तुम्हें खुश रखेंगे। तुम्हारे पूरे परिवार को खुश रखेंगे। तुम्हारे पूरे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। तुम्हारी 7 पुश्ते अगर ऐसे ही बैठकर खाएं, तब भी पैसा खत्म नहीं होगा। इतना पैसा है मेरे पापा के पास। बस मेरे पापा को खुश रखना। हर्षित की बात अब कुछ कुछ मेरे दिमाग में आने लगी थी। अगर मैं अपने ससुर को खुश रखती, उनकी सेवा करती, तो मेरी छोटी बहन और भाइयों की जिंदगी भी संवर जाती। मेरे माता पिता जो अब तक छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसते रहते थे, उनकी जिंदगी में भी खुशियां बरस पड़ती। और यह कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। बस एक काम करना था, मुझे अपने ससुर को अपने बाप का दर्जा देना था। मैंने हर्षित को विश्वास दिलाया, मेरी तरफ से आपके पापा को शिकायत का कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनकर हर्षित खुश हो गए। उन्होंने मेरी उंगली में हीरे की एक अंगूठी पहना दी। इतने बड़े हीरे की अंगूठी देखकर मैं दंग रह गई। हर्षित बोले, पूर्वी तुम्हें पता है कि मुझे यह अंगूठी किसने दी है? मैंने ना में सिर हिला दिया। तो हर्षित बोले, मुझे मेरे पापा ने दी है कि दुल्हन को पहली रात में पहनाऊं। इससे पहले भी 3 बार मेरे पापा ने ही अंगूठी दी थी, लेकिन तलाक के बाद मैंने वे अंगूठियां उन लड़कियों से वापस नहीं ली, बल्कि तलाक के बाद भी मैंने उन्हें इतना पैसा दिया कि वे चाहें तो जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सकती हैं। हमने आज तक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। यह बात हमारा भगवान जानता है, लेकिन हमारे समाज की विडंबना है कि ऐसे मामलों में समाज औरत का ही साथ देता है, क्योंकि औरतें मासूम और मजलूम होती हैं। हालांकि मेरी 3 पत्नियां बिल्कुल भी मासूम नहीं थी। उन्होंने मेरे पापा पर इतना गंदा इल्जाम लगाया था कि मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हर्षित की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई। वैसे भी वे अपनी पहली 3 पत्नियों की बुराई कर रहे थे, तो मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई, बल्कि मुझे खुशी हुई कि उन्हें अपनी पुरानी पत्नियों में से किसी के साथ हमदर्दी या प्यार नहीं था। मैंने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं अपने पति की हर बात मानूंगी और अपने ससुर की खूब सेवा करूंगी। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरे ससुर बिना दस्तक दिए अंदर चले आए। उनके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें दूध के 2 गिलास रखे थे। मुझे उनकी इस हरकत पर बहुत अजीब लगा, लेकिन हर्षित जल्दी से उठकर खड़े हो गए और बोले, पापा आपने क्यों परेशानी उठाई? आप मुझे आवाज दे देते, मैं खुद ही आ जाता। मेरे ससुर मेरी तरफ देखते हुए बोले, यह दूध तुम दोनों जरूर पी लेना। सोने से पहले दूध पियोगे तो सारी थकान उतर जाएगी। हर्षित बोले, थैंक यू पापा, आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं।
भगवान आपका साया हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखे। यह कहकर हर्षित ने एक गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया और एक गिलास खुद पकड़ लिया। मेरे ससुर चले गए। हर्षित ने गेट बंद किया और अपना दूध खिड़की से नीचे गिरा दिया। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने पूछा, आपने दूध क्यों फेंक दिया? हर्षित बोले, असल में मुझे दूध पसंद नहीं है। दूध पीने से मेरा जी मचलता है, लेकिन जब पापा मुझे दूध देते हैं तो मैं उनका दिल रखने के लिए दूध तो ले लेता हूँ, लेकिन उसे पीता नहीं। खिड़की के नीचे एक कटोरा रखा है, मैं उसमें दूध डाल देता हूँ और एक बिल्ली आकर उसे पी जाती है। तुम टेंशन मत लो, तुम बेफिक्र होकर यह दूध पी सकती हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हर्षित की बात सुनकर मैं डर गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वे मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने कई बार पूछा, लेकिन हर्षित ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं भी चुप हो गई। आज हमारी सुहागरात थी और मैं बिना किसी वजह के हर्षित का मूड खराब नहीं करना चाहती थी। हर्षित ने पूरी रात मुझे अपनी मोहब्बत की बारिश में लपेटे रखा। यह सोचकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि इतने प्यार करने वाले पति को छोड़कर आखिर वे तीनों लड़कियां क्यों चली गई थी। सुबह मेरी आंख खुली तो हर्षित बिस्तर पर नहीं थे। शायद बाथरूम में थे, क्योंकि पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैं अभी बिस्तर से उठी भी नहीं थी कि तभी मेरे ससुर दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं बहुत ही अस्तव्यस्त कपड़ों में थी। मैंने जल्दी से पास पड़ा दुपट्टा उठाकर अपने कंधों पर डाल लिया। मुझे अपने ससुर की यह हरकत पसंद तो नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं चुप रही। मैं एक रात की दुल्हन थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी। और दूसरी बात, वे मेरे पति के पिताजी थे और हर्षित ने साफ कह दिया था कि मेरे पापा को कभी शिकायत का मौका मत देना। सो मैं चुप रही। मेरे ससुर आगे बढ़े और उन्होंने मेरे सिर पर एक लाल रंग की चुन्नी डाल दी। वे बोले, बेटी यह बहुत ही शुभ चुन्नी है, शादी के पहले दिन तुम इसे पहनकर रखना, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा। मैं अपनी दूसरी बहुओं को भी सुबह सुबह चुन्नी लाकर देता था, लेकिन उन्होंने मुझे कमरे से बेइज्जत करके निकाल दिया था और इस चुन्नी को लेने से मना कर दिया था। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम मुझे बहुत सुलझी हुई और संस्कारी बच्ची लगती हो। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे बेटे को सच्ची खुशी दोगी। यह कहकर मेरे ससुर ने मेरे माथे को चूम लिया। मैं तो हक्का बक्का रह गई। हालांकि जब भी एक बाप अपनी बेटी को प्यार करता है तो वह उसके माथे को चूमकर ही प्यार और आशीर्वाद देता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने ससुर का इस तरह चूमना पसंद नहीं आया। इतने में हर्षित बाथरूम से बाहर आ गए। अपने पापा को देखकर बोले, अरे पापा, सुबह सुबह आप यहाँ? मेरे ससुर ने उन्हें बताया, मैं तुम्हारी पत्नी को यह लाल चुन्नी देने आया था। यह कहकर मेरे ससुर चले गए। हर्षित बोले, पापा की बात मानना और पूरे दिन इस चुन्नी को पहनकर रखना। मैं हर्षित से कहना चाहती थी कि मुझे आपके पापा की चूमने वाली बात पसंद नहीं आई, लेकिन मैं चुप रही। इसी तरह मेरी शादी को 3 दिन गुजर गए। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अपने ससुर की एक बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। वे हर वक्त मेरे आसपास रहते, मुझसे बात करने की कोशिश करते, बहाने बहाने से मुझे अपने पास बुलाते। अपने ससुर की इतनी ज्यादा अटेंशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। कभी कभी जब मैं और हर्षित बहुत पास पास बैठे होते और हर्षित मुझसे प्यार भरी बातें कर रहे होते तो मेरे ससुर आ जाते और हर्षित को हाथ पकड़कर उठा देते, फिर किसी काम के बहाने उन्हें बाहर भेज देते। मुझे अपने ससुर की ये सारी बातें पसंद नहीं आती थी। अगर यही सब हर्षित करते तो मुझे अच्छा लगता,
लेकिन हर्षित तो शादी के दूसरे दिन से ही अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। अब मैं धीरे धीरे इस घर से जुड़ने लगी थी। मेरे मन में कहीं यह एहसास होने लगा था कि यह घर मेरा है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। मैं पूरा मन लगाकर घर की साफ सफाई करती, उसका ध्यान रखती। एक बात और थी, मैं पूरे घर की सफाई करती, लेकिन मेरे ससुर अपने कमरे की सफाई नहीं करने देते थे। वे हमेशा उसमें ताला डालकर रखते थे। जब सोने जाते तभी ताला खोलते और अंदर जाकर सो जाते। मैंने एक दिन हर्षित से कहा, हर्षित, तुम्हारे पापा अपने कमरे में ताला क्यों डालकर रखते हैं? मैं तो सोच रही थी कि पापा के कमरे की भी सफाई कर दूं। मेरी बात सुनकर हर्षित थोड़ा परेशान हो गए। वे बोले, मेरे पापा की यह पुरानी आदत है। वे अपने कमरे में किसी का जाना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे भी कभी अपने कमरे में नहीं आने दिया। तुम ऐसा करो, बाकी घर की साफ सफाई करो, पापा के कमरे को वैसे ही रहने दो। हमारे घर में कामवाली लक्ष्मी भी आती थी। उसने भी मुझे बता रखा था कि बड़े मालिक अपने कमरे की सफाई किसी को नहीं करने देते। शादी को 1 महीना बीत गया, लेकिन मेरे ससुर का रवैया वैसा ही था। वे अपने कमरे में हमेशा ताला लगा कर रखते। अब तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे लगता था कि उनका कमरा बहुत गंदा हो चुका होगा। हम रोज घर को साफ करते हैं, फिर भी गंदगी हो जाती है। और पापा के कमरे की तो बरसों से सफाई नहीं हुई थी। मैंने यही बात हर्षित से कही। हर्षित बोले, हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। ऐसा करो, एक बार पापा से बात कर लो। अगर वे कहते हैं तो कमरा साफ कर देना। हर्षित की आज्ञा मिलते ही मैं अपने ससुर के कमरे में चली गई। आज दरवाजा खुला हुआ था। मैं दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। मेरे ससुर बिस्तर पर बैठे थे, उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने एक नजर पूरे कमरे में डाली। मेरी हैरानी से आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरे कमरे में इधर उधर लेडीज कपड़े पड़े थे। ड्रेसिंग टेबल की तरफ नजर गई तो वहाँ मेकअप का सामान और कुछ चूड़ियां वगैरह रखी थी। मुझे बहुत हैरानी हुई। मेरी सास को गुजरे न जाने कितना समय हो गया था। फिर भला मेरे ससुर के कमरे में लेडीज सामान क्या कर रहा था? आहट सुनकर मेरे ससुर ने चौंक कर पीछे देखा। मुझे देखते ही वे एकदम डर गए और बोले, अरे बहू, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? चलो बाहर चलो। मैं भी बाहर ही चलता हूँ। मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। चलो मेरे लिए अदरक इलायची वाली चाय बना दो। मैंने कहा, पापा जी, चाय तो नौकरानी बना रही है, आप चलकर चाय पी लें। तब तक मैं आपके कमरे की सफाई कर देती हूँ। देखिए ना, कितना गंदा हो रहा है। यह सुनकर मेरे ससुर और ज्यादा डर गए। वे जल्दी से बाहर निकल आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी बाहर ले आए। फिर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और बोले, अरे बहू, इस कमरे में साफ सफाई के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, मैं रोज रोज अपने कमरे की सफाई कर लेता हूँ। तुम चलो, हम दोनों बाहर लॉन में बैठकर चाय पीते हैं। देखो ना, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अब जब मेरे ससुर जी खुद ही कमरे की सफाई नहीं करवाना चाहते थे, तो मैं क्या कर सकती थी? मैं बाहर आ गई। तब तक लक्ष्मी चाय बनाकर ले आई थी। मैंने बेमन से चाय पी और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मेरी दोस्त काव्या का फोन आया। वह बोली, पूर्वी, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे ससुर लड़कियों का कारोबार करते हैं, वरना तुम खुद सोचो, तुम्हारे पति की तीनों पूर्व पत्नियां आखिर कहाँ गईं? आज तक उनका कोई अतापता नहीं कि वे कहाँ से आई थी और कहाँ गईं। जरूर कुछ गड़बड़ है। जरूर तुम्हारा ससुर लड़कियों का धंधा करता है।
तभी तो वह इतना पैसे वाला है। काव्या की बात सुनकर मुझे भी लगने लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। मेरे ससुर के कमरे में कोई राज जरूर छुपा है जो मुझसे छिपाया जा रहा है। वे सारे लेडीज कपड़े मेरी आंखों के सामने घूम गए। सारे कपड़े लड़कियों के थे। जरूर मेरे ससुर अपने कमरे में लड़कियों को बंद करके रखते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं। यह ख्याल मेरे दिमाग में आते ही मेरा पूरा शरीर कांप गया। अगर ऐसा था तो मैं इस घर में सुरक्षित नहीं थी। मैंने सोच लिया कि मैं अपने ससुर की सच्चाई जानकर रहूंगी, और अगर मेरे ससुर कुछ गलत काम करते होंगे तो मैं खुद उन्हें पुलिस से गिरफ्तार करवाऊंगी। मैं अपने ससुर पर निगाह रखने लगी। एक रात जब मैं पानी लेने बाहर आई तो मेरे ससुर के कमरे की लाइट जल रही थी और उनके कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। मेरा दिल धक से रह गया। जरूर उनके कमरे में कोई लड़की थी। मैं जल्दी से उनके कमरे के पास गई। अंदर झांक कर देखा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। लड़की के रोने की आवाज भी अब बंद हो चुकी थी। मैं दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैंने सोचा कहीं मेरे ससुर गुस्सा न हो जाए और कहीं वे हर्षित से मेरी शिकायत न कर दे कि मैं कितनी रात को उन्हें तंग कर रही हूँ। बहुत देर तक मैं कान लगाकर सुनती रही कि लड़की की आवाज दोबारा आती है या नहीं, लेकिन अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेरे ससुर ने भी कमरे की लाइट बंद कर दी थी। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। पूरी रात मुझे सुकून से नींद नहीं आई। हर्षित से भी कुछ कह नहीं सकती थी, वरना वे कहते कि तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह मेरे पापा पर इल्जाम लगाने लगी। एक बार मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी गर्म तेल मेरे हाथ पर गिर गया और मेरा हाथ जल गया। मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख सुनते ही मेरे ससुर भागते हुए किचन में आए। मुझे दर्द से तड़पते देखकर वे जल्दी से मेरे पास आए और मेरा हाथ देखने लगे। उस समय मेरे ससुर मेरे इतने करीब थे कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने उनसे अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन वे नहीं माने। वे मुझे किचन से बाहर ले आए, ड्राइंग रूम में बैठाकर जल्दी से बर्फ ले आए। फिर सोफे पर मेरे बिल्कुल करीब बैठकर मेरे हाथ पर बर्फ लगाने लगे। मुझे घुटन का एहसास होने लगा। ससुर और बहू के बीच में एक मर्यादा होनी चाहिए। एक दूरी हमेशा बनी रहनी चाहिए। वह दूरी मेरे ससुर ने मिटा दी थी। वे मेरे बहुत करीब थे। मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे में चली गई। मेरे ससुर पीछे से मुझे आवाज लगाते रह गए। उनकी ये सारी हरकतें मुझे बहुत गलत लग रही थी, लेकिन हर्षित से कैसे कहती। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, लेकिन मैं अपने ससुर पर पूरी नजर रखे हुए थी। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसे मैं हर्षित को दिखाकर उनके पापा को गलत साबित कर सकूं। लेकिन अभी तक मेरे हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा था। एक दिन हर्षित को घर आने में बहुत देर हो गई। वैसे तो हर्षित रात 9 बजे तक घर वापस आ जाते थे, लेकिन आज 12 बजने वाले थे और वे अभी तक नहीं आए थे। उनके पास दूसरी चाबी थी, वे गेट खोलकर खुद ही घर में आ सकते थे, लेकिन मैं फिर भी उनका इंतजार कर रही थी। इंतजार करते हुए मैं ड्राइंग रूम में टहल रही थी। मेरे ससुर अपने कमरे में जा चुके थे। उनके कमरे की लाइट जल रही थी। तभी मैं चौंक गई। मुझे उनके कमरे से फिर किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। पहले तो आवाज हल्की थी, लेकिन कुछ देर बाद एक जोरदार चीख सुनाई दी। मेरा दिल धड़कन भूल गया। मेरे ससुर के कमरे में कोई लड़की थी और वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। अब मैं और नहीं रुक सकती थी। मैंने जोर जोर से उनके दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया।
लेकिन मेरे ससुर ने दरवाजा नहीं खोला। हाँ, लड़की की दबीत सिसकियों की आवाज अब भी आ रही थी। जब मेरे ससुर ने दरवाजा नहीं खोला तो मैंने खिड़की पर एक जोरदार धक्का दिया। खिड़की खुल गई। सामने एक लड़की अपना मुंह घुटनों में छिपाए बैठी थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। मैं जल्दी से खिड़की से कूदकर अंदर गई। इतने में हर्षित घर में आ गए थे। जब उन्होंने मुझे अपने ससुर के कमरे में खिड़की के रास्ते जाते देखा तो वे भी उनके कमरे की तरफ चले आए। तब तक मैंने अंदर जाकर कमरे का दरवाजा खोल दिया था। मेरे ससुर कमरे में कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ, वह लड़की अभी भी अपना सिर घुटनों में छिपाए रो रही थी। हर्षित भी सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गए। मैं जल्दी से उस लड़की के पास गई और उसे दिलासा देने लगी। लेकिन जब उस लड़की ने अपना चेहरा घूंघट ऊपर उठाया तो मेरे और हर्षित के सिर पर आसमान गिर पड़ा। वह कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वह तो मेरे ससुर थे। उन्होंने पूरा लड़की का मेकअप कर रखा था, शादी का जोड़ा पहन रखा था, खुद को इस तरह तैयार किया था जैसे कोई नईनवेली दुल्हन हो, और लड़की की आवाज निकालते हुए कुछ बोल रहे थे और रो भी रहे थे। वे सिसक सिसक कर रो रहे थे जैसे उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो चुका हो, जैसे किसी ने उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया हो। अपने पापा को इस तरह बिलखबिलक कर रोते देखकर हर्षित की आंखों में भी आंसू आ गए। हर्षित जल्दी से अपने पापा के पास गए और उन्हें चुप कराया। इतने में मेरे ससुर बेहोश हो चुके थे। हर्षित उन्हें लेकर तुरंत हॉस्पिटल गए। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वे किसी बात का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। फिर हर्षित ने मुझे एक बरसों पुरानी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। हर्षित ने बताया, हम 2 बहन भाई थे। मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी थी। मेरी माँ हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। मेरे पापा ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। हमारी वजह से उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। धीरे धीरे हम दोनों बहन भाई बड़े हो गए। फिर मेरी बहन का रिश्ता हो गया। उसकी शादी होने वाली थी। उस रात मेरी बहन दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी, उसकी बारात आने वाली थी। तभी कुछ डाकू हमारे घर में घुस आए। वे शायद पुलिस से बचने के लिए हमारे घर में छुपने आए थे। वे 5 डाकू थे और प्रिया के कमरे में घुस गए। उस समय मेरे पापा मेरी बहन के पास ही बैठे थे, उससे कुछ बातें कर रहे थे। पापा चाहते थे कि अपनी बेटी के साथ आखिरी समय को यादगार बनाएं, क्योंकि वह अब जाने वाली थी। तभी डाकू कमरे में घुस आए। डाकुओं ने मेरे पापा को बाथरूम में बंद कर दिया और मेरी बहन को अपनी हवस का शिकार बना लिया। मेरी बहन चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन बाहर डीजे की इतनी तेज आवाज थी कि किसी ने उनकी या पापा की चीख नहीं सुनी। 5 डाकू अपनी मनमानी करके मेरी बहन की जिंदगी खराब कर चले गए। जब पापा ने अपनी बेटी की उजड़ी हालत देखी तो उसी समय उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वे चीखें मारकर बेहोश हो गए। किसी भी बाप के लिए यह बहुत बड़ा सदमा होता है कि उसकी बेटी की इज्जत उसकी आंखों के सामने लुट जाए। मेरी बहन को डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। धीरे धीरे पापा कुछ सामान्य तो हो गए, लेकिन अपनी बेटी वाले हादसे ने उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर किया था। वे धीरे धीरे दिमागी मरीज बन गए। मैं अपने पापा को कभी हर्ट नहीं कर सकता था। उनकी सारी बातें मानता था। हर्षित की बात सुनकर सारी गुत्थी सुलझ गई। मेरे ससुर गलत नहीं थे। जब भी वे मेरे करीब आते थे, वे मुझे अपनी बेटी के रूप में देखते थे। उन्हें अपनी मरी हुई बेटी मुझ में दिखाई देती थी। मेरी 3 सौतनों के साथ भी शायद उनका यही रवैया रहा होगा और मेरी 3 सौतनों ने उनके इस रवैये को गलत रंग दे दिया होगा।
जैसा कि एक बार मेरे मन में भी गलत ख्याल आया था, लेकिन मेरे ससुर की मंशा गलत नहीं थी। उन्हें अपनी बहुओं में अपनी बेटी नजर आती थी, इसीलिए वे अपनी बहू के ज्यादा से ज्यादा करीब रहने की कोशिश करते और उन्हें बहुत प्यार करते। कभी कभी वे हर्षित को भी डाकू समझने लगते थे, इसलिए वे हर्षित को अपनी बहू के पास से हटा देते थे। ऐसा करके वे अपनी बेटी की रक्षा करना चाहते थे। जब हर्षित को सारी सच्चाई पता चली तो उन्हें भी बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उन तीनों लड़कियों के साथ बहुत गलत किया। काश मुझे पहले से सच्चाई पता होती तो उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। मैं पहले से ही पापा का इलाज करवाता, लेकिन मैं मानता हूँ कि यह सब तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ। अगर तुम उस रात हिम्मत न दिखाती और खिड़की से कूदकर अंदर न जाती तो यह हकीकत कभी सामने नहीं आती। अब एक अच्छे हॉस्पिटल में मेरे ससुर का इलाज चल रहा है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।